हेलो बच्चों। तो भाई कैसे हो आप सभी? आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। सो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला और फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम के चैनल पे तुम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हमारी क्लास 10th की जो बोर्ड बूस्टर सीरीज चल रही है उसमें अभी तक हम 5 चैप्टर कर चुके हैं। कौन कौन से 5 चैप्टर भाई? वास्तविक संख्या आपका, उसके बाद बहुपद, उसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसके बाद द्विघात समीकरण और तुम्हारा समांतर श्रेणी। आज की जो क्लास होने वाली है उसमें हम एक नया चैप्टर करने वाले हैं जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th का, जिसका नाम है बच्चों, क्या नाम है? टड़ा बोले तो त्रिभुज, यानी कि ट्रायंगल। तो बेटा देखो, क्लास 9th में भी तुमने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था, जहां पर तुमने ट्रायंगल की सर्वांग समता के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? सर्वांग समता के बारे में पढ़ा था। यहां पर तुम किसके बारे में पढ़ने वाले हो भाई? यहां पर तुम पढ़ने वाले हो क्लास 10th में तुमने पढ़ा है, क्लास 10th ट्रायंगल की त्रिभुज की समरूपता के बारे में। ठीक है, त्रिभुज की समरूपता के बारे में। ठीक, अब सर्वांग समता और समरूपता, इन दोनों में क्या फर्क होता है ये मैं तुम्हें आज की क्लास में समझाऊंगा। ठीक है, इन पर बेस्ड जो क्वेश्चन है, लगभग 10 क्वेश्चन है, मैं तुम्हें सॉल्व कराऊंगा, उसी से ही सारे कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें समझाऊंगा। ठीक है, क्लास 10th में तुम्हारे पास बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय और त्रिभुज की समरूपता की कसौटियां हैं जिस पे आधारित सवाल तुम्हारे ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो उन्हें हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में और वहीं से कॉन्सेप्ट को रिवाइज भी करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले तुम बताओ भाई, तुम्हारे हालचाल क्या है? मुझसे पढ़ के यानी कि अपने कमल भैया से पढ़ के मजा आ भी रहा है या नहीं, या ऐसी मौज मार रहे हो हैं? जल्दी से बताओ कमेंट्स में, मजा आ रहा है या नहीं? और जिन बच्चों ने अभी तक की पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, जा जाकर देख लो भाई, पिछली क्लासेस अपनी जा जाकर देख लो, ताकि तुम्हारा पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाए बिना किसी दिक्कत के, है ना? तो भाई अब बात करते हैं जरा इनके बारे में, सर्वांग समता और समरूपता के बारे में मेरे लाल। तो देखो भाई, सर्वांग समता क्या होती है? जब दो चीजें दिखने में भी एक जैसी हो और उनका हाइट, वेट, साइज सब कुछ बिल्कुल सेम हो। ठीक है, वहां पर सर्वांग समता होती है। समरूपता क्या होती है कि भाई चीजें केवल दिखने में एक जैसी हैं, ठीक है, और उनकी हाइट वगैरह अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बॉलीवुड की पिक्चरों में दिखाए जाते हैं डबल रोल, जुड़वा जो दिखाए जाते हैं बॉलीवुड की पिक्चरों में, ठीक है, वो दिखने में बिल्कुल डिट्टो एक जैसे होते हैं भाई साहब। उनकी हाइट, वेट, ठीक है, उनकी शक्लें, सब कुछ सेम होता है। तो वो कैसे हैं? वो है सर्वांग सम। ठीक, लेकिन जो रियल लाइफ में तुम्हारे जुड़वा होते हैं वो क्या होते हैं भाई? वो दिखने में सेम हो सकते हैं, लेकिन कई बार उनकी हाइट छोटी बड़ी होती है और बराबर भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हर बार छोटी बड़ी हो, बराबर भी हो सकती है। तो वो होते हैं तुम्हारे कौन से? समरूप। ठीक है, जो खाली दिखने में एक जैसे हो। तो भाई सर्वांग समता और समरूपता के लिए अगर हम बात करें तो क्या कंडीशन लगती है भैया? कंडीशन ये लग जाती है कि सर्वांग समता में आकार भी सेम होना चाहिए, यानी कि आकार भी एक जैसा होना चाहिए दो आकृतियों का, और उनकी माप भी समान होनी चाहिए। जैसे कि हमारे दो समान त्रिज्याओं वाले वृत्त, तुमने एक वृत्त बनाया 5 सेंटीमीटर का, एक और वृत्त बनाया 5 सेंटीमीटर का, वो दोनों क्या है? वो दोनों सर्वांग सम है। लेकिन समरूपता में क्या होता है बच्चों? समरूपता में केवल आकार समान चाहिए, केवल आकार समान चाहिए। ठीक है, जो उसका साइज है यानी कि जो उसका माप है वो छोटा बड़ा हो सकता है, बराबर भी होगा तो भी चलेगा। ठीक है, बराबर भी होगा तो भी चलेगा, हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जैसे कि आपका दो वृत्त बनाए मैंने, एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। ठीक है, तो वो दोनों क्या हैं? वो सर्वांग सम तो नहीं है क्योंकि माप अलग अलग है, लेकिन वो दोनों के दोनों आपस में क्या है बेटा? समरूप है। क्या है? समरूप है। तो ये हो गई बच्चों तुम्हारा सर्वांग समता और समरूपता में अंतर, और हमें क्लास 10th में पढ़ना है समरूपता के बारे में। ठीक है, तो बिना किसी देरी के, बिना कोई टाइम गवाए सीधा क्लास की शुरुआत करते हैं बच्चों। इस चैप्टर में हमारे पास मेनली ये चीजें हैं, ठीक है, जिनमें से हमारे जो मेजर क्वेश्चन आते हैं वो इसमें से और इसमें से ही आते हैं। ठीक है, ये तो क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे हो तुम, ठीक है, क्लास 6 क्लास 7 से पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है,
तो भाई मेनली जो चीजें आती हैं वो आती है तुम्हारी त्रिभुज की समरूपता और त्रिभुज की समरूपता की कसौटियों में से, है ना। तो अब बच्चों फिर सीधा शुरुआत करते हैं हम, ठीक। और हमारा त्रिभुज की समरूपता और त्रिभुज की समरूपता की कसौटियां, त्रिभुज की समरूपता में अगर मैं मेनली बात करूं तो हमारा यहां पर एक चीज आती है, वो क्या है, वो है हमारी थेल्स प्रमेय। कौन सी प्रमेय भाई? थेल्स प्रमेय। या फिर अगर हम बोलें हमारी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। प्रमेय जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर बीपीटी। बीपीटी बेटा ये थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस थ्योरम में से हर साल सवाल आता है और इस साल भी आएगा, आएगा, तुम गारंटी में मुझसे लिखित में ले लो, ठीक है। तो अब इसके बाद जितने क्वेश्चन मैं तुम्हें कराने वाला हूं, जितनी चीजें मैं तुम्हें समझाने वाला हूं, उन सबको बहुत ध्यान से समझ लेना, बहुत ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। तो स्टार्टिंग में देखो ऐसे चलेंगे, हम पहले करेंगे थेल्स थ्योरम के क्वेश्चन, फिर थेल्स थ्योरम की जो अपोजिट है यानी कि थेल्स प्रमेय का जो उल्टा है उसके क्वेश्चन, और उसके बाद हमारा त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां जो है उसके क्वेश्चन, ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तो तथा BC के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि AD अपॉन AB बराबर होगा AE अपॉन AC के। तो भाई देखो यहां पर हमसे कह रहा है कि एक त्रिभुज है हमारे पास, ये एक त्रिभुज बन गया, त्रिभुज हो गया हमारा कौन सा? ABC, ABC, ठीक है। कह रहा है बच्चों कि जो AB है और AC है, ठीक है, उस पर दो बिंदु हमारे हैं, ठीक है, D और E, ठीक, D और E पर हमारे दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है एक रेखा, ठीक है, और BC के समांतर है। क्या है भाई? BC के समांतर है। तो हमने एक रेखा बना ली, ये हो गई हमारी DE रेखा बच्चों, DE रेखा, जो कि हमारा AB को बिंदु D पर और AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है DE समांतर है BC के, ठीक है। तो अब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या बोलती है? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यानी कि हमारी थेल्स प्रमेय ये बोलती है कि अगर हम किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते हैं तो वो रेखा बाकी दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। तो जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो इस त्रिभुज ABC में आपने BC के समांतर DE खींची, तो आपकी जो DE है वो बाकी की दोनों भुजा AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो हम यहां पर लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC में क्या है भाई? त्रिभुज ABC में हमारा DE समांतर है EC के, सॉरी हमारा DE समांतर है BC के, DE समांतर है BC के, तब किससे बच्चों? हमारा थेल्स प्रमेय से। मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं BPT से। BPT से हमें क्या पता चलेगा
कि हमारा जो डीई है वो बाकी की दोनों भुजा AB और AC को समान अनुपात में विभाजित कर रही है, यानी कि हमारा AD बराबर होगा AE/EC के, AE/EC के। ये है बच्चों हमारी थेल्स प्रमेय। ठीक है, अब थेल्स प्रमेय में जब भी ऐसा सवाल आएगा तुम्हारे पास, तो तुम्हें यह देखना है कि तुम्हें सिद्ध क्या करना है, AD/AB बराबर AE/AC। तो जब तुम थेल्स प्रमेय लिखोगे तो तुम देखो तुम्हारे पास क्या आ गया है, AD/AB और AE/AC में से AD और AE आ चुका है। ठीक है, लेकिन बटे में क्या चाहिए, AB और AC। AB ये पूरी भुजा, AC ये पूरी भुजा। ठीक है, ये कब आएगी, AB कब आ सकती है बच्चों, जब आप AD में DB को जोड़ दो, ठीक है, और AE में EC को जोड़ दो, है ना। तो हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको, क्योंकि आपको सवाल में AD और AE चाहिए, अपने आंसर में AD और AE चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप इन्हें पहले पलट कर लिख दोगे। हमेशा ध्यान रखना, जो चीज आपको अपने आंसर में चाहिए वो हर में होनी चाहिए, वो हर में होनी चाहिए। इसे पलट दो, तो पलटोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा DB/AD बराबर, इसे पलटोगे तो इसे ही पलटना पड़ेगा, EC/AE। अब कुछ मत करो, इतना कर दिया, दोनों तरफ एक जोड़ दो, दोनों तरफ एक जोड़ दो, कितना बन जाएगा, ये बन गया हमारा DB/AD प्लस 1 बराबर EC/AE प्लस 1। दोनों तरफ जोड़ा है तो समीकरण हमारी संतुष्ट है। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो DB प्लस AD, DB प्लस AD बटे में AD, है ना, बराबर EC/AE प्लस 1। एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा EC प्लस AE, EC प्लस AE बटे में कितना, हमारा AE। ठीक है, अब देखो बच्चों, AD प्लस DB कितना था, AB, तो AD प्लस DB की जगह पर क्या आ जाएगा हमारा AB, ये हो गया AB बटे में AD बराबर EC प्लस AE, EC प्लस AE कितना हो जाएगा, EC प्लस AE हो गया हमारा AC, ये हो गया हमारा AC, तो AC बटे में AE। तो भाई बबुआ देखो, आज हमारा गला थोड़ा सा है खराब, गले में है थोड़ा दर्द, ठीक है, इसीलिए मैं हाई नेक पहन के घूम रहा हूं ताकि गला ज्यादा खराब ना हो जाए। ठीक, तो अगर थोड़ी बहुत आवाज कम लगे तो झेल लेना, ठीक है, क्योंकि आज मैं वैसे चिल्ला चिल्ला के नॉर्मली जैसे पढ़ाता हूं वैसे नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि गले में थोड़ा दर्द है और बहुत ज्यादा दर्द है, समझो, मेरे थोड़े दर्द का मतलब तुम्हारा बहुत ज्यादा दर्द। ठीक, तो अब देखो अपने पास क्या आ गया, AB/AD बराबर आ गया AC/AE के, बस इसे पलट के लिख दो, जो तुम्हें चाहिए था वो निकल कर आ गया, AD बटे में AB बराबर AC बटे में AE, बल्कि इसे तो पलट के लिखना है ना, तो AE बटे में AC, खत्म बात। और ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन सॉल्व। किसी को कोई दिक्कत है बेटा इसमें, किसी भी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। हमेशा ध्यान रखना, सिंपल तुम्हें कुछ नहीं करना, जो चीज तुम्हें आंसर में चाहिए उसे हर में रखना है बस। अगर तुम यहां पर डीबी को हर में रखते, अगर तुम यहां पर डीबी को ही हर में रखते, इसे पलटते नहीं, तो क्या होता, तुम एलसीएम लेते, एडी प्लस डीबी बन जाता, एडी प्लस डीबी कितना होता है, एडी प्लस डीबी हो जाता एबी बटे में डीबी, तो हमारे पास एबी बटे में डीबी आ जाता, जबकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एडी, समझ रहे हो, इसीलिए हमने एडी को पहले हम बटे में लेके आए, हमने इसे उल्टा करा, एडी को बटे में लेके आए, इधर एई को बटे में लेके आए, फिर हमने एक लिया, फिर हमने दोनों तरफ एलसीएम लिया, तब जाके क्वेश्चन को सॉल्व किया, तब जाके हमारा आंसर निकल के आया। क्लियर हो गई बात, आ गया सबको समझ में ये वाला सवाल, आगे बढ़ा जाए अब, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है आकृति में पी एस
और एस क्यू, पी एस और एस क्यू और पी टी और टी आर समान अनुपात में है। कोण पी एस टी और कोण पी आर क्यू हमारे बराबर है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हमें बताना है त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब ये सवाल होगा बच्चों तुम्हारा थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है, तुम्हें दिया है पी एस बटे एस क्यू और पी टी बटे टी आर। ठीक है, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है? थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है, देखो थेल्स प्रमेय क्या थी? थेल्स प्रमेय थी कि जब तुम किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते हो तो वो बाकी दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। पिछला सवाल इस पे था। थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि अगर तुम किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटने के लिए एक रेखा खींचते हो तो वो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, तो यानी कि यहां पर अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारा पी क्यू और पी आर को समान अनुपात में बांटने के लिए आपका एस टी रेखा खींची गई है, क्योंकि आपको दिया हुआ है पहले से कि पी एस बटे एस क्यू बराबर है पी टी बटे टी आर के, दिया हुआ है। इसका मतलब सिंपल है कि क्या, कि ये समान अनुपात में बांट रही है आपका बाकी दो भुजाओं को। और हमें पता है थेल्स प्रमेय के विलोम से दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर में हमारे पास क्या है? त्रिभुज पी क्यू आर में हमारे पास क्या है? एस टी रेखा इस प्रकार है। कैसी है? इस प्रकार है कि हमारे पास क्या आ गया बच्चों? इस प्रकार है कि हमारा पी एस बटे एस क्यू बराबर है पी टी बटे टी आर के। ठीक है, तब थेल्स प्रमेय के विलोम से अपने पास क्या आ जाएगा? थेल्स प्रमेय के विलोम से आप देख सकते हो आपकी एस टी रेखा पी क्यू और पी आर को समान अनुपात में विभाजित कर रही है। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? ये निकल कर आ गया हमारा कि हमारा एस टी समांतर होगा क्यू आर के, यानी कि तीसरी रेखा के। एस टी समांतर होगा क्यू आर के। और अगर एस टी समांतर आ गया बच्चों, अगर ये एस टी समांतर आ गया तो तुम जानते हो, तुमने क्लास 9th में रेखाएं और कोण चैप्टर पढ़ा है। दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो तुम देख सकते हो एस टी और क्यू आर समांतर है और पी क्यू क्या है? इनकी तिर्यक रेखा है। तो ये वाला कोण बराबर हो जाएगा इस वाले कोण के। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपके क्या है? संगत कोण है। तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो आप लिखोगे चूंकि एस टी समांतर है क्यू आर के तथा क्या बच्चों? पी क्यू इनकी तिर्यक रेखा है। पी क्यू इनकी तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? तब हमारे पास बनेगा कि कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी एस टी के। ठीक है, कारण क्या है? ये बन गई समीकरण नंबर 1। और इसका कारण क्या है? क्योंकि ये दोनों संगत कोण है। ये दोनों क्या है? संगत कोण है। और जब हमारा एक समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि कोण पी एस टी जो है, कोण पी एस टी बराबर है किसके? कोण पी आर क्यू के, कोण पी आर क्यू के। तो यहां से क्या आ गया? पी एस टी बराबर पी आर क्यू के दिया हुआ है।
कोण पी एस टी बराबर है कोण पी आर क्यू के दिया है। तो बेटा समीकरण 1 से तुम यहां पर क्या लिख सकते हो, कोण पी एस टी की जगह पर समीकरण 1 से तुम लिख सकते हो क्या, कि कोण पी क्यू आर। पी एस टी की जगह पर यहां पर लिख दो कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर, इसकी जगह पर ये लिख दिया। ठीक है, बराबर हो गया कोण पी आर क्यू के। रीजन क्या है भाई, रीजन यहां पर लिख देते हैं हम, चूंकि हमारा कोण पी एस टी बराबर है कोण पी क्यू आर के। कहां से आए ये, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से। अब बच्चों इतना आ गया, तो तुमने अभी यहां पर क्या प्रूव करा है, तुमने ऐसा कौन सा तीर मार लिया जिसकी वजह से मैं इतना खुश हूं। मैं इसलिए इतना खुश हूं क्योंकि हमने यहां पर यह प्रूव कर दिया कि हमारा त्रिभुज ए बी सी में दो कोण बराबर हैं। कौन से दो कोण, सॉरी त्रिभुज पी क्यू आर में हमारे दो कोण बराबर हैं। कौन से, कोण पी क्यू आर बराबर है किसके, कोण पी आर क्यू के। और हम जानते हैं जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो उन दोनों कोणों की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो कोण पी क्यू आर के सम्मुख भुजा पी आर और कोण पी आर क्यू की सम्मुख भुजा पी क्यू, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी। तो अपने पास क्या आ गया बच्चों, हम लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू आर में हमारा कोण पी क्यू आर बराबर हो गया कोण पी आर क्यू के। ठीक है, तो कोण पी क्यू आर के सामने वाली भुजा पी आर, कोण पी आर क्यू के सामने वाली भुजा पी क्यू के बराबर हो जाएगी। तो पी आर बराबर हो जाएगी पी क्यू के। इसका कारण क्या है, इसका कारण भी लिख दो बच्चों, क्या है, बराबर कोणों के सम्मुख भुजा, बराबर कोणों के सम्मुख भुजा। सीधी सी बात है, बराबर कोणों की सम्मुख भुजा है इसलिए क्या हो गया बच्चों, आपस में बराबर हो गई। अब भैया क्योंकि त्रिभुज में क्या आ गया, त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर आ गई, त्रिभुज पी क्यू आर में दो भुजा पी क्यू बराबर आ गई पी आर के। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे क्या बोलते हैं बच्चों, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम बोलते हैं हमारा, अतः त्रिभुज पी क्यू आर क्या होगा, त्रिभुज पी क्यू आर एक सम द्विबाहु त्रिभुज होगा, एक सम द्विबाहु त्रिभुज होगा। खत्म बात, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और यही तो हमें प्रूव करना था, हो गया भाई। किसी को कोई दिक्कत, पहला सवाल थेल्स प्रमेय पर था, दूसरा सवाल थेल्स प्रमेय के विलोम पर। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है, बताओ बेटा। चलो, तो अब ये सवाल भी हो गया, आसान सा था, बच्चों वाला सवाल था मेरे लाल, बिल्कुल प्यार से हो गया बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है कि यदि DE समांतर है BC के, DE समांतर है BC के, तो EC का मान ज्ञात करो। तो EC का मान ज्ञात करना है हमें, AD का मान पता है, हमें DB का मान पता है, हमें AE का मान पता है, EC का मान ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात है बेटा, तुम्हें ये तो बच्चों वाला सवाल है, 1 नंबर में आएगा ये सवाल। इससे पहले वाले सवाल तुम्हारे 3-4 नंबर में आ सकते थे, लेकिन ये वाला सवाल तो 1 नंबर में आएगा। देखो, त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय से हो जाएगा ये तो, त्रिभुज ABC में हमारा क्या है भाई, हमारा DE समांतर है किसके, BC के। तो हमें पता है कि भैया जब हम किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींचते हैं तो वो बाकी दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, अतः हमारे पास क्या आ गया, हमारा AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू आ गया किसके, AE अपॉन EC के।
ठीक है, कहां से आया ये? थेल्स प्रमेय से। ये आया हमारा थेल्स प्रमेय से। अपने पास क्या आ गया? एडी की वैल्यू हो गई 1.5, डीबी की वैल्यू हो गई 3, ठीक है, ए ई का मान हो गया 1 और ईसी का मान हमें पता नहीं है, ये तो हमें निकालना है। ठीक है, दशमलव हटाया, 0 बढ़ गया, 15 दूनी 30, तो अपने पास आ गया 2। तो अपने पास आ गया 1/2 बराबर 1/EC। इधर EC की गुणा 1 में हो जाएगी और 2 की गुणा भी 1 में हो जाएगी। तो अपने पास कितना आ गया? अपने पास निकल कर आ गया EC बराबर 2 एकम 2। यही तो हमें निकालना था। सो दिस इज आवर आंसर। तो EC का मान कितना होगा बच्चों? EC का मान होगा हमारा 2। और इसी के साथ हमारा ये वाला सवाल भी खत्म हो गया। बेटा ऐसे सवाल कई बार पूछ लेता है, ये बहुत इजी सवाल होते हैं, इसीलिए एक एक मार्क्स में कई बार पूछता है ये वाले सवाल। थेल्स थ्योरम का सबसे इजीएस्ट सवाल है ये। थेल्स थ्योरम का सबसे इजीएस्ट सवाल है ये। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब अगला सवाल देखो। ये सवाल तुम्हारा थेल्स थ्योरम के विलोम से होना चाहिए। ठीक है, यहां पर क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि, बल्कि ये बिना थेल्स थ्योरम के विलोम के हो जाएगा, थेल से ही हो जाएगा। ये क्या कह रहा है? दी गई आकृति में यदि एल एम समांतर है सीबी के, एल एम समांतर है सीबी के और एल एन समांतर है सीडी के, एल एन समांतर है सीडी के, तो हमारे पास कह रहा है कि सिद्ध करे कि ए एम बटे ए बी बराबर होगा ए एन बटे ए डी के। ठीक है, तो भाई देखो, ए एम बटे ए बी बराबर सिद्ध करना है ए एन बटे ए डी के। अगर हम ले आए ए एम बटे एम बी, अगर हम ले आए ए एम बटे एम बी और ए एन बटे एन डी, तो फिर हम वही काम कर सकते हैं, दोनों तरफ 1 ऐड करके एलसीएम लेके आराम से ये चीज ला सकते हैं जो इन्होंने प्रूव करने को बोली है। सॉरी बच्चों, लेकिन यहां पर सबसे पहले ए एम अपॉन एम बी और ए एन अपॉन एन डी कैसे लेकर आए? सोचो, देखो यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको। दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, पहला ये ए बी सी, ए बी सी ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, इसमें तुम्हें गिवन है कि जो एल एम है वो क्या है? वो एल एम तुम्हारा बीसी के समांतर है। एल एम बीसी के समांतर है तो सीधी सी बात है, बाकी दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में हमारे पास क्या है बच्चों? हमारे पास ए सी बी में क्या है कि हमारा एल एम समांतर है सी बी के। तब अपने पास क्या आ जाएगा? अपने पास आ जाएगा ए एल बटे एल सी या ए एम बटे एम बी, ए एम बटे एम बी बराबर ए एल बटे एल सी, ए एल बटे एल सी। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब सेम काम तुम किस में करो? सेम काम कर दो अपना दूसरे वाले त्रिभुज में। कौन से वाले में? त्रिभुज ए डी और सी में। यही सेम काम करो। यहां पर तुम्हें क्या गिवन है कि तुम्हारा जो एल एन है वो क्या है? पैरेलल है किसके? सी डी के। ये चीज भी हमें गिवन है। ठीक है, तो त्रिभुज ए सी डी में या ए डी सी में, ए डी सी में अपने पास कितना आ जाएगा बच्चों? हमें गिवन है एल एन इज पैरेलल टू सी डी, एल एन इज पैरेलल टू सी डी। तो क्या आ जाएगा भाई अपने पास? अपने पास आ गया ए एन अपॉन एम डी, ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से तुम्हें क्या दिख रहा है कि तुम्हारा ए एन अपॉन एम बी भी ए एल अपॉन एल सी के इक्वल है और ए एन अपॉन एन डी भी ए एल अपॉन एल सी के इक्वल है।
यानी कि इक्वेशन 1 और 2 से हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अपने पास निकल कर आ गया क्या, कि हमारा ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन डी, ए एन अपॉन एन डी। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गए, समझ में आ गया सबको, किसी को कोई डाउट है इसमें? ठीक, अब मैंने क्या बोला था, इतना हमारे पास आ गया, लेकिन हमें क्या लेकर आना है, हमें लेकर आना है ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी। ए बी कब आएगा, जब आप ए एम में एम बी को ऐड करोगे, और ए डी कब आएगा, जब आप ए एन में एन डी को ऐड करोगे। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ वन ऐड करना पड़ेगा। लेकिन फिर से वही बात आती है, अगर तुम इसे बिना पलटे वन ऐड कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, तुम्हारे पास जो नीचे है वो संख्या आ जाएगी, यानी कि एम बी और एन डी। तुम्हें क्या चाहिए, ए एम और ए एन। तो ए एम और ए एन को पहले डिनोमिनेटर में लेकर आओ, कैसे, अपना पलट दो इन्हें, तो ये हो जाएगा हमारे पास एम बी बटे ए एम, आ गया भैया हमारा हर में ए एम, बराबर ए एन और बटे एन डी को हम लिख देंगे एन डी बटे ए एन। ठीक है, अब दोनों तरफ एक जोड़ दो, एम बी बटे ए एम प्लस एक बराबर एन डी बटे ए एन प्लस एक। ठीक है, सिंपल है, एलसीएम ले लेंगे, कितना आ गया, ये आ गया एम बी प्लस ए एम बटे में ए एम बराबर एन डी प्लस ए एन बटे में ए एन, बटे में ए एन। ठीक, एम बी प्लस ए एम कितना हो गया, एम बी प्लस ए एम प्लस ए एम हो गया टोटल ए बी। ठीक है, और ए एन प्लस एन डी कितना हो गया, ए एन प्लस एन डी हो गया हमारा ए डी। तो ये आ गया हमारा ए बी अपॉन ए एम, ये हो गया हमारा ए डी अपॉन ए एन। बस अब क्या करो, इसे पलट के लिख दो, जो तुम्हें चाहिए था वो आ गया। पलटोगे तो कितना हो गया, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। अब ये बच्चों वाला सवाल था तुम्हारे सामने, और ये सवाल कम से कम 4 मार्क्स का आएगा, ये सवाल कम से कम 3 से 4 मार्क्स का आएगा। जिस बच्चे ने 1-2 बार प्रैक्टिस कर रखी होगी वो इस सवाल को बड़े प्यार से कर लेगा, और जिसने प्रैक्टिस नहीं कर रखी होगी वो बैठ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात, आ गया सबको समझ में ये भी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिए गए चित्र में आपको दिया हुआ है कि डी ई समांतर है किसके, क्यू ओ के, और डी एफ समांतर है ओ आर के। तो हमें दिखाना है ई एफ समांतर होगी क्यू आर के। बहुत ही आसान है, ज्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल बड़ी प्यारी सी चीज है। देखो 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं तुम्हें, कौन कौन से, सबसे पहले उठा लो अपना ट्रायंगल पी क्यू ओ पी, मतलब पी क्यू ओ। इसमें तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो क्या है भाई, तुम्हारी जो डी ई है वो समांतर है किसके, ये समांतर है तुम्हारा क्यू ओ के। ये तो पता है तुम्हें, ये तो पता है ना? तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ डी ई इज पैरेलल, या फिर हम लिखेंगे यहां पर त्रिभुज पी क्यू ओ में, त्रिभुज पी क्यू ओ में अपने पास कितना आ गया, डी ई समांतर होगी किसके बच्चों, डी ई समांतर हमारा क्यू ओ के या ओ क्यू के, ये हमें दिया हुआ है। तब हमें पता है कि भैया जब हमारी एक रेखा किसी दूसरी रेखा, एक रेखा त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर होती है तो वो अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, पी ई बटे ई क्यू
PE बटे EQ बराबर हो गया किसके? PD बटे DO के। PD बटे DO के। समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब सेम चीज बच्चों दूसरी साइड के त्रिभुज में हो जाएगी। सेम चीज दूसरे वाले त्रिभुज में हो जाएगी कि त्रिभुज PRO में भी हमारी यही सेम चीज होगी। क्या भाई? कि हमारा जो DF है वो समांतर दिया हुआ है किसके? हमें DF समांतर दिया हुआ है किसके? हमारा OR के। तो DF समांतर है OR के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारा PF बटे FR बराबर PD बटे DO के। तो त्रिभुज PRO में, त्रिभुज PRO में आपके पास क्या आ गया? DF समांतर OR, DF समांतर OR, तब अपने पास क्या आ जाएगा बच्चों? हमारा PD बटे DO, PD बटे DO, यहां पर DO आएगा, ये DO है ऊपर। तो देखो PD बटे DO बराबर होगा तुम्हारा PF बटे FR के। समान अनुपात में विभाजित कर दिया। समीकरण नंबर 2। अब बेटा समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुम्हें दो चीजें दिख रही होंगी। समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुम्हें दिख रहा है कि PE बटे EQ भी PD बटे DO के इक्वल है। ठीक है, और PF बटे FR भी PD बटे DO के ही बराबर है। तो समीकरण 1 व 2 से हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा भाई? समीकरण 1 और 2 से हमारे पास निकल कर आ जाएगा PE बटे EQ, PE बटे EQ बराबर हो गया हमारा PF बटे FR के। तो बेटा अब एक चीज ध्यान से देखो, आपने क्या सिद्ध कर दिया है? आपने ये सिद्ध कर दिया है कि आपका त्रिभुज PQR में, ध्यान से सुन लो क्या बोल रहा हूं मैं, त्रिभुज PQR में तुमने क्या सिद्ध कर दिया है? कि E और F को मिलाने वाली बिंदु जो रेखा है, E और F को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कर रही है भैया? वो PQ को और PR को समान अनुपात में बांट रही है। PE बटे EQ बराबर आ गया PF बटे FR के। और हम जानते हैं जब किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा उन्हें समान अनुपात में बांटती है तो वो रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो जाती है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में आपका EF में EF इस प्रकार है, EF इस प्रकार है, कि हमारा PE बटे EQ, PE बटे EQ बराबर है किसके? हमारा PF बटे FR के। PF बटे FR के। ठीक है, तो अतः हमारा थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या आ जाएगा? ये आ गया कि हमारा EF जो है वो समांतर हो जाएगा किसके? हमारा QR के। और यही हमें दिखाना भी था, हैंस प्रूव्ड, और ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों अब किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। आसान क्वेश्चन है सारे, बस वही है कि तुम्हें एक बार ट्रिक और एक बार थ्योरम पता होनी चाहिए। एटलीस्ट तुम क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लोगे तो तुम्हें फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ये आ गया सबको समझ में? किसी को इसमें कोई दिक्कत है? जल्दी से बताओ।
किसी भी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना? 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब यहां तक थे थेल्स प्रमेय के क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन से हमारी त्रिभुज की समरूपता के क्वेश्चन शुरू होते हैं यहां से। ठीक है, तो देखो दो त्रिभुजों को समरूप होने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर तुम्हें दो त्रिभुजों को समरूप दिखाना है तो दो चीजें होनी चाहिए। पहला, सारे संगत कोण बराबर हों। संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाएं समानुपाती हों, यानी कि संगत भुजाएं समान अनुपात में हों। संगत भुजाएं कैसी हों? समानुपाती हों। भुजाएं समानुपाती हों। समानुपाती हों। ठीक, अगर कोई दो त्रिभुज इन दोनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, ठीक है, इन दोनों शर्तों को पालन कर रहा है, किसी एक का भी अगर ऐसा हुआ कि पालन नहीं कर रहा, तो वो समरूप नहीं है। दोनों शर्तों का पालन करना चाहिए, तभी हमारा त्रिभुज क्या होगा? तभी हमारे त्रिभुज समरूप होंगे। त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, केवल इस शर्त के बाद ही आपके त्रिभुज समरूप होंगे, वरना तो नहीं है। ठीक है, इस चीज को मैंने अलग से लिख दिया। तो अब यहां पर बच्चों हमारी टोटल 3 कसौटियां हैं। ठीक है, एक है एस 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 कसौटी, मतलब कि एक त्रिभुज की 3 भुजा दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के साथ समान अनुपात में है, तो आप बोल सकते हो कि वो दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप है। दूसरा ए कसौटी, कि भाई एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हैं, तो आप बोल सकते हैं कि वो दोनों त्रिभुज कैसे हैं? उन दोनों त्रिभुजों की जो संगत भुजा है वो समान अनुपात में होंगी, अर्थात वो त्रिभुज हमारे कैसे होंगे? हमारे समरूप त्रिभुज होंगे। ठीक है, ये जो ए कसौटी है इसका भी एक बिगड़ा हुआ रूप है ए कसौटी, मतलब किसी एक त्रिभुज के दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर भी तुमने सिद्ध कर दिया ना, तो भी आप उसे समरूप लिख सकते हो। क्योंकि देखो, हमारा त्रिभुज के कोण योग के गुण से अगर तुम्हें दो कोण पता है, तुम तीसरा कोण निकालो एक त्रिभुज का, ठीक है, और उस त्रिभुज के दो कोणों के बराबर दूसरे त्रिभुज में दो कोण दे रखे हैं, तो जो इनके तीसरा कोण निकल कर आएंगे दोनों त्रिभुजों के, वो भी आपस में बराबर ही होंगे। त्रिभुज के कोण योग के गुण से तुम निकाल कर देख सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए ए कसौटी का एक बिगड़ा हुआ रूप है ए कसौटी, मतलब एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हैं, तो वो त्रिभुज भी समरूप होंगे। और तीसरा है एस कसौटी, मतलब एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के साथ समान अनुपात में होनी चाहिए और उन दोनों भुजाओं से बनने वाले संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए। तो ये आपकी 3 कसौटियां हैं, एस एस एस, साइड साइड साइड, यानी कि तीनों भुजाएं समान अनुपात में, ए ए ए यानी कि एंगल एंगल एंगल, यानी कि तीनों कोण बराबर हों। ठीक है, या फिर इसका ही एक बिगड़ा हुआ रूप है ए यानी कि दो कोण बराबर दिखाकर भी तुम काम चला सकते हो। और तीसरा एस यानी कि साइड एंगल साइड, मतलब दो साइड और उनके बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल में दो साइड के साथ क्या हो? समानुपाती हो, और दोनों जो बीच के एंगल है वो बराबर हो, तब आप कह सकते हो। तो बच्चों ये 3 कसौटियां हैं जो कि तुम्हें ध्यान रखनी है। अब इन तीनों पर ही आधारित सवाल हमें करने हैं, एक एक करके हल। तो पहले सवाल पर चलते हैं। सबसे पहला सवाल देखो क्या कह रहा है। कह रहा है त्रिभुज में दिया हुआ है पी क्यू समांतर है आर एस के, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप होगा त्रिभुज एस ओ आर के। जो बीच में लहर वाला निशान बन रहा है ना, ये समरूपता का निशान है। तो देखो भाई क्या करेंगे, सबसे पहले तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारा क्या दिया हुआ है कि पी क्यू जो है भाई साहब, पी क्यू जो है वो समांतर है पी आर के, सॉरी पी क्यू जो है वो समांतर है आर एस के, है ना। पी क्यू समांतर है आर एस के, और तुम्हें दिख रहा है कि
पी क्यू समांतर है आर एस के, और तुम्हें एक चीज दिख रही है कि जो आपकी आर क्यू है, जो आपकी आर क्यू है वो क्या है बच्चों, वो इसकी क्या है, एक तिर्यक रेखा है, वो इसकी एक तिर्यक रेखा है। तो दो समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा अगर हो तो उसमें क्या होता है, एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। यानी कि आपका कोण पी ओ आर, यानी कि जो ये वाला कोण है, ये बराबर हो जाएगा कोण एस आर क्यू के, इस वाले कोण के, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं, एकांतर अंतः कोण है समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा के। तो हम लिखेंगे चूंकि हल, मैं यहां पर कर रहा हूं हल, हल, तो हम लिखेंगे चूंकि हमारा पी क्यू समांतर है आर एस के, ठीक है, तथा कौन सी, आपका आर क्यू इनकी तिर्यक रेखा है, आर क्यू इनकी क्या है बच्चों, तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा कोण पी क्यू आर बराबर कोण एस आर क्यू, ठीक है, क्यों, एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण। अब बच्चों देखो सेम इसी तरीके से, सेम इसी तरीके से तुम्हारा क्या बन रहा है, सेम इसी तरीके से तुम्हारा क्या बन रहा है, देखो पी क्यू समांतर है आर एस के, और तुम्हारा पी एस, पी एस इसकी तिर्यक रेखा है, क्या है, पी एस इसकी तिर्यक रेखा है। तो एकांतर अंतः कोण बराबर हो जाएंगे, यानी कि ये वाला कोण बराबर हो गया इसके, ठीक है, ये कोण बराबर हो गया इसके। तो आपका कोण क्यू पी एस बराबर हो गया किसके, कोण आर एस पी के। रीजन अभी भी वही है, एकांतर अंतः कोण, ठीक है। अब बच्चों देखो, चाहो तो तुम यहीं पर अपना काम खत्म कर दो, क्योंकि तुमने एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर दिखा दिए हैं। तुम्हारा ये ए समरूपता कसौटी से समरूप हो जाएंगे, तुम्हें ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं तीसरा कोण भी बराबर दिखा रहा हूं, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत ही आसान है। तुम्हारा कोण पी ओ क्यू, यानी कि ये वाला कोण बराबर होगा कोण एस ओ आर के। क्यों, क्योंकि भैया हम जानते हैं जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो हमारे जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है उस पर शीर्षाभिमुख कोण जो बनते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है तो ये बराबर होंगे। तो अब अपने दोनों त्रिभुज ले लो, कौन से, त्रिभुज पी ओ क्यू व त्रिभुज एस ओ आर में तुम्हारे पास सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा कोण क्यू पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू, पी ओ क्यू बराबर होगा किसके, कोण एस ओ आर के, कोण एस ओ आर के, ठीक है। रीजन क्या है भैया, शीर्षाभिमुख कोण है ये, क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, क्या है भाई, शीर्षाभिमुख कोण है ये, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण हो गया। अब इसके अलावा तुम्हारा कोण पी क्यू पी ओ, मैं यहीं तक ले लेता हूं, देखो या तो तुम इसे ले लो क्यू पी एस या फिर ले लो क्यू पी ओ, बात एक ही है। तो कोण क्यू पी ओ बराबर है किसके, कोण आर एस ओ के, क्योंकि तुम ऑलरेडी सिद्ध कर चुके हो कि कोण क्यू पी एस कोण आर एस पी के बराबर है, ठीक है। तो कोण क्यू पी ओ कोण आर एस ओ के बराबर होगा, कोण क्यू पी ओ बराबर होगा कोण आर एस ओ के। रीजन क्या है भाई,
क्योंकि हम सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध किया है क्या, कि कोण QPS बराबर है कोण RSP के। ये हमने सिद्ध किया है इसलिए। ठीक है, तो चाहे तो दो कोण बराबर हो गए, यहां पर सीधा सीधा लिख दो क्या, हमारी ए समरूपता कसौटी से। नहीं तो तीसरा कोण भी दिखा तो रखा ही है बराबर, क्या, कि हमारा कोण PQO बराबर हो जाएगा कोण SRO के। क्यों, क्योंकि कोण PQR आप बराबर दिखा चुके हो SRQ के। ये रहा, तो यहां पर दिखा दो कोण PQO, कोण PQO बराबर हो जाएगा किसके, कोण SRO के। भैया क्योंकि यहां पर हमने सिद्ध किया है क्या, हमने सिद्ध किया है कि हमारा कोण PQR बराबर है कोण SRQ के। कोण PQR बराबर है कोण SRQ के। सिंपल सी बात। तो एक त्रिभुज के तीन कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो गए, यानी कि इनकी जो भुजाएं हैं, संगत भुजाएं हैं, वो समान अनुपात में होंगी, अर्थात हमारे दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे हमारा किससे, ए समरूपता कसौटी से हमारे पास क्या आ गया, ए समरूपता कसौटी से हमारे पास निकल कर आ गया बच्चों क्या, हमारा त्रिभुज POQ समरूप त्रिभुज SOR के। और ये क्वेश्चन खत्म, खत्म क्वेश्चन। किसी को कोई दिक्कत है इसमें, खत्म भाई क्वेश्चन पूरा का पूरा। किसी को इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, क्लियर है सबको। तो ये था समरूपता का पहला क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंबे के आधार से परे 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, ठीक है, यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर लगा हुआ है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई क्या होगी। तो देखो भाई, ये हमारा क्या है, खंबा है, यहां पर बल्ब लगा है कितना, 3.6 मीटर ऊपर, लड़की की लंबाई कितनी है, 90 सेंटीमीटर। ये मीटर में दे रखा है, ये सेंटीमीटर में दे रखा है, बहुत गड़बड़ है, या तो इसे सेंटीमीटर में बदलो या इसे मीटर में बदलो, तो मैं इसे मीटर में बदल दूंगा। ठीक है चलो, अब ये तो हो गया 3.6, ये हो गया 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 0.9। ठीक है, अब ये कह रही है कि 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात करो। तो भाई 4 सेकंड में लड़की कहां तक पहुंचेगी ये तो पता कर सकते हैं हम, क्यों, क्योंकि सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, समय हमें पता है 4 सेकंड, दूरी हमें पता है, चाल हमें पता है 1.2 मीटर पर सेकंड, तो दूरी निकल कर आ जाएगी आराम से, दूरी बराबर चाल गुणा समय हो जाएगा, खत्म किस्सा। निकाल लो जल्दी से, देखो ये क्या बन जाएगा। अब सबसे पहले हम निकाल लेते हैं लड़की की लंबाई बराबर CD बराबर कितनी हो गई, 90 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से भाग कर दो, यानी कि 90/100 मीटर, यानी कि ये आ गया हमारा 0.9 मीटर। ठीक है, अब लड़की की लंबाई आ गई। ठीक है, खंबे की लंबाई हमें पहले से पता है AB, खंबे की लंबाई बराबर AB बराबर है हमारा 3.6 मीटर। ठीक है, अब इसके अलावा क्या आ जाएगा बच्चों, इसके अलावा देखो हमें क्या मिल जाएगा, लड़की के द्वारा चली गई दूरी, लड़की के द्वारा 4 सेकंड में चली गई दूरी
ये बराबर किसके हो जाएगी? ये बराबर हो गई बच्चों हमारा किसके? देखो सूत्र बता चुका हूं, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो दूरी कितनी है आपकी? चाल गुणा समय। तो चाल है हमारी 1.2 मीटर पर सेकंड गुणा समय है 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी कि 4.8 मीटर। ठीक है, ये क्या है बच्चों? ये है हमारा BD। हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है लड़की की परछाई की लंबाई, यानी कि DE हमें निकालनी है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसे एक त्रिभुज का रूप दे दूं, ध्यान से देखना, अब अगर हम इसे एक त्रिभुज का रूप दे दें, ठीक है, ठीक, ये तुम्हारा AB हो गया, यानी कि खंबा 3.6 मीटर। ये तुम्हारी लड़की हो गई CD, जो कि है 0.9 मीटर। ठीक है, और ये तुम्हारा E हो गया पॉइंट, जहां पर लड़की की छाया बन रही है। आपको निकालना है CE। ठीक है, AB उल्टा ले लिया हमने, AB। ठीक, और ये होगा CD, CD, CD। ठीक है, तो भाई देखो अब अपने पास क्या बनेगा? हमें ये पता है, हमने BD निकाल लिया। कितना? हमने BD निकाल रखा है हमारा 4.8 मीटर। तो भाई अगर मैं यहां पर क्या करूं, मैं भुजाओं का अनुपात ले लूं। अगर मैं क्या करूं, मैं यहां पर भुजाओं का अनुपात ले लूं, मतलब मैं इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर दूं? समरूप सिद्ध कर दूं। ठीक है, तो क्या समरूपता सिद्ध करने के बाद हम काम कर सकते हैं? क्या समरूपता सिद्ध करने के बाद हम काम कर सकते हैं? कैसे? इस लड़की की परछाई की लंबाई को हम ले लेते हैं x। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करते हैं। देखो क्या होगा? त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE व त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CDE में सबसे पहले खंबा और लड़की दोनों जमीन पर 90 डिग्री के साथ खड़े होंगे। ऐसा तो है नहीं कि लड़की टेढ़ी खड़ी होगी या खंबा टेढ़ा खड़ा होगा, सीधी सी बात है। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो यानी कि कोण ABE बराबर हो गया कोण CDE के। ठीक है, दोनों 90 डिग्री हैं। इसके अलावा हमारा कोण E बराबर हो जाएगा कोण E के, क्योंकि ये क्या है? ये उभयनिष्ठ कोण है। कोण E बराबर हो गया कोण E के, उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, तो भैया हम जानते हैं एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो गए। ए कसौटी से, ए कसौटी से हमारे पास क्या आ गया? ए कसौटी से हमारे दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए। त्रिभुज ABE समरूप हो गया त्रिभुज CDE के, है ना? अब तुम जानते हो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है वो बराबर होता है, यानी कि हमारा AB बटे CD और हमारा BE बटे DE ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो हम ले लेंगे AB बटे CD बराबर BE बटे DE। अब हमारे पास सारे के सारे मान है, हमारे पास सारे के सारे मान है। AB का मान कितना है? 3.6 बटे CD का मान कितना है? 0.9 बराबर BE। तो देखो BE क्या है? BE है पूरा, देखो BD है 4.8, DE है x, तो BE कितना हो जाएगा? 4.8 प्लस x बटे में DE का मान कितना है? DE का मान है x। ठीक है, यहां से दशमलव हट गया, 9 चौक 36, 4 बराबर आ गया हमारा 4.8 प्लस x बटे में x। x की इधर गुणा हो जाएगी और ये इधर माइनस में चला जाएगा। 4x माइनस x बराबर 4.8, x बराबर आ गया 4.8 बटे 3। 3 से इसे भाग करेंगे तो x का मान आ गया 3 एकम 3.3 18।
तो बेटा हमारी जो लड़की की परछाई की लंबाई है x, वो कितनी आ गई, हमारा 1.6 मीटर। और इसी के साथ हमारा जो ये क्वेश्चन है वो यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है इसमें? क्लियर है सबको ये? कोई डाउट नहीं है? तो चलो भाई, अब एक काम करते हैं बच्चों, हमारा जो आज की ये क्लास है उसे हम यहीं पर छोड़ते हैं, ठीक है। इसमें हमने त्रिभुज की थेल्स प्रमेय पर आधारित सवाल देखे और त्रिभुज की समरूपता की कसौटियों पर आधारित सवाल देखे। अब नेक्स्ट जो हमारा बोर्ड बूस्टर होगा उसमें हम अगले चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आई होप तुम्हें आज की क्लास में मजा आया होगा सवाल करने में, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूं तुमसे तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय बच्चों।